गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आप लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा होगा कि कौन कौन से जो मिनरल्स होते हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, उनका काम जो क्या होता है, मेन काम क्या होता है, वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कन्वर्ट करते हैं एक फिनिश्ड मटेरियल के अंदर, फाइनल गुड्स के अंदर। द मेन वर्क ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। तो उससे क्या होता है, फिर उनकी जो वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉटन हमारे पास में है। कॉटन एक रॉ मटेरियल है जो हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। इस कॉटन को जब हम इंडस्ट्रीज के अंदर लेकर जाते हैं तो यहाँ से इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं एक फिनिश्ड मटेरियल के अंदर, जो बनता है हमारा क्लॉथ। क्या बनता है? क्लॉथ। तो इस क्लॉथ की जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है इसकी। तो इसलिए इनका मेन जो काम क्या है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, दे कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। यानी कि कोई भी जो कच्चा माल होता है उसको तैयार माल के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे तैयार माल की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। वैसे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो, यदि हम सेकंड एक्टिविटीज की बात करें तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी इसके अंदर आती है। इसके अंदर आते हैं ये सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि द्वितीय प्रकार की क्रियाएं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक रॉ मटेरियल है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड के अंदर, जिससे हमें उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उनका मेन काम क्या है, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल। जो प्राइमरी सेक्टर है हमारे पास, यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर है, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, यानी कि वो कच्चा माल प्रदान करते हैं हमें। जैसे कि एग्रीकल्चर से हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल कच्चा माल मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, मिनरल से मिलता है, उसके साथ साथ में एनिमल्स से मिलता है। अब इन रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर लेकर जाते हैं और वहां से फिर उसको एक तैयार माल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उसी तैयार माल को फिर हम यूज करते हैं, जिससे उसकी वैल्यू है जो बढ़ जाती है। तो ये था मीनिंग इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। वैसे मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसके अंदर हम एक जो मशीनरी के द्वारा उसको कन्वर्ट करते हैं। वैसे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है हाथ से बनना, ठीक है। मैन्यू मतलब जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाथ से द्वारा जो चीजें बनी होती है उसको कन्वर्ट करना उसको। तो फिर क्या होता है, तो इससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ने से फिर जो है उसको यूज करते हैं और उसको मार्केट के अंदर लेके जाते हैं। इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग का काम यही है कि वो कच्चे माल को एक तैयार माल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उस तैयार माल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आज हम उसके बाद में नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। यदि हम इंडस्ट्रीज की बात करें, उद्योगों की बात करें, उद्योगों के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार के उद्योग हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यदि हम सबसे पहले बात करते हैं उद्योगों को ऑनरशिप के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के, इसमें अलग अलग आधार पर हम इसको क्लासीफाई करेंगे। इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करने के अलग अलग आधार है। सबसे पहला जो आधार है, बेसिस रहेगा, वो रहेगा हमारा ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। ऑनरशिप की यदि हम बात करते हैं तो उसके अंदर आता है हमारा कि उसमें अलग अलग प्रकार के जो उद्योग हो सकते हैं, जिसमें हमारा जो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है या ज्वाइंट सेक्टर हो सकता है। तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप के आधार पर, तो इसमें हमारे तो हम बात करेंगे कि हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है उसके अंदर अलग अलग आधार हो सकते हैं, अलग अलग बेसिस हो सकते हैं। उन बेसिस के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस रहेगा दैट इज द ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर।
इंडस्ट्री में भी पब्लिक सेक्टर, में भी ज्वाइंट सेक्टर और में भी प्राइवेट सेक्टर। तो ऑनरशिप की हम बात करें तो उसमें 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज हमारे सामने आती है। सबसे पहले आती है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी जिसको बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की यदि बात करें कि उनका जो स्वामित्व होता है या उनका जो मेंटेनेंस की बात करें, उनको रनिंग की बात करें, उनको चलाने की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं दे आर डायरेक्ट द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सरकार के अधीन होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम बात करें जैसे कि भिलाई है, राउरकेला है, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, दुर्गापुर है, भिलाई, राउरकेला, ये सारी की सारी इसमें पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। दूसरी हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट वो एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्तियों की अपनी एक निजी संपत्ति हो सकती है। ठीक है, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है जो टाटा के अंदर आती है। ठीक है, तो ये इसका रहेगा एग्जांपल। उसके बाद में आती है कोऑपरेटिव सहकारी जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर उस इंडस्ट्रीज को रन करते हैं। चाहे वो हम मिल्क की बात करें, चाहे हम शुगर केन की बात करें। यदि हम महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे तो जितने भी जो शुगर इंडस्ट्रीज है दे आर द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो उसमें। और एक इसमें आते हैं हमारी ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ज्वाइंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ठीक है, दोनों का आपस में मिला जुला इसमें रूप होता है और उसी से ये इंडस्ट्रीज चलती है। तो यदि हम ऑनरशिप की बात करें, स्वामित्व के आधार की बात करें, तो ये इंडस्ट्रीज होती है अलग अलग प्रकार की, पब्लिक है, प्राइवेट है, कोऑपरेटिव एंड ज्वाइंट सेक्टर। उसके बाद में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट की यदि हम बात करें, भी उनके जो मेन इंडस्ट्री से जो आउटपुट निकलता है उसमें हमें अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन या प्रोड्यूस के आधार पर बात करें, यानी कि जो इंडस्ट्रीज का आउटपुट रहेगा उसमें एक तो होती है कंज्यूमर और दूसरी होती है इसमें बेसिक इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसका जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा। जैसे बेकरी है, आप जाते हैं बेकरी के अंदर और वहां से जो प्रोडक्ट लिया उसको यूज कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स है, वॉच है, वो भी क्या है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आती है जिसमें आप उस फाइनल प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। दूसरी हमारी इसके अंदर आती है बेसिक। ठीक है, बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज देयर फाइनल प्रोडक्ट इज यूज्ड बाय द रॉ मटेरियल एट द अदर इंडस्ट्रीज। यानी कि इनका जो फाइनल जो प्रोडक्ट है बेसिक इंडस्ट्रीज का, उनका फाइनल प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल के रूप में। फॉर एग्जांपल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है वो एक बेसिक इंडस्ट्रीज है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर क्या बनता है, आयरन की जैसे वायर बनती है, शीट्स बनती है, तो उन आयरन या रोड्स बनती है, उनको क्या किया जाता है दूसरी इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती है। हम कोई भी इंडस्ट्रीज लगाते हैं हमें उसमें क्या पड़ती है, आयरन की जरूरत पड़ती है। चाहे हम रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, चाहे हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, या हम कोई भी इंडस्ट्रीज आप जिसमें आयरन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो एक बेसिक इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। उसके बाद में बात करें उसके अंदर द बेसिस ऑफ देयर स्केल की बात करें, पैमाने की बात करें, इंडस्ट्रीज अलग अलग पैमाने की हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री सबसे पहले होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज एक इसमें होती है स्मॉल स्केल की, और एक इसमें होती है लार्ज, ठीक है, लार्ज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें फैमिली जो मेंबर्स होते हैं वो अपने लोकल मटेरियल्स बनाते हैं, और वहां पर जो भी यूज वो मटेरियल यूज करते हैं, जो उत्पाद जो यूज करते हैं उसमें वो भी लोकली अवेलेबल होता है उनके आसपास के एरिया के अंदर। जैसे कि लोग जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात करें तो लोग जो घरों के अंदर है जो बास्केट वगैरह बनाते हैं, हैट वगैरह बनाते हैं, टोकरियां वगैरह बनाते हैं, तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्री है वो आसपास के इन्वायरमेंट से ही लोकल मटेरियल को यूज करके उनको बनाया जाता है
और उन्हीं को ही फिर क्या है लोकल मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। पुराने यदि एंशियंट टाइम की बात करें तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो चरखे से जो है कपड़ा बनाते थे, वो भी एक उसका कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद में आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी नहीं होती है, उसमें थोड़ा ड्राइवन जो फोर्सेज होती है, यानी कि जो उसमें चरखी की जगह उसमें मशीनरी का यूज हो जाता है। ठीक है, छोटे स्केल के ऊपर मशीनरी का जिसमें यूज हो जाता है और जिसकी जो कीमत होती है वो लेस देन 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ से कम इसकी जो कीमत होती है। यदि आप कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं छोटे स्केल की, तो आज के टाइम में यदि हम उसको देखें तो 2 करोड़ से कम की लागत की जो इंडस्ट्रीज होती है उसको हम छोटे यानी कि स्मॉल स्केल के अंदर लेते हैं। देन आती है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि बड़े पैमाने की। बड़े पैमाने की इंडस्ट्रीज वो होती है जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, हाई टेक्नोलॉजी उसके अंदर लगती है। जैसे कि जितनी भी हमारी जो स्टील इंडस्ट्रीज है, दे आर एग्जांपल ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हमारे जो लोहा इस्पात जो उद्योग है वो बड़े पैमाने के उद्योगों के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें इंडस्ट्रीज के जो टाइप की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती है वो कौन कौन से प्रकार के रॉ मटेरियल यूज करती है, किन किन कच्चे मालों का वो प्रयोग करते हैं, उनके आधार पर भी इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के मतलब जो उपयोग के आधार पर, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो कच्चा माल आता है वो कहाँ कहाँ से आता है। सबसे पहले जब हम उनको पढ़ेंगे तभी हमें उसके बारे में पता लगेगा। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि कृषि के ऊपर आधारित उद्योग, क्योंकि कृषि से हमें बहुत सारा कच्चा माल मिलता है। तो पहली इसमें एग्रो बेस्ड, ठीक है, एग्रो बेस्ड जो है कृषि आधारित जो कच्चा माल हमें मिलता है उसके ऊपर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। दूसरी हमारी है शुगर, शुगर जो इंडस्ट्री है, चीनी उद्योग है, चीनी के अंदर जो शुगर केन है, एक कच्चा माल है होता है, उसको हम इंडस्ट्रीज के अंदर लाते हैं, फिर उसको जो है शुगर तैयार करते हैं। तो ये इसके आप 2 एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद में फिर है एनिमल वेस्ट, एनिमल यानी कि जो पशुओं से हमें जो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल मिल रहा है उसके आधार पर इंडस्ट्रीज की बात करें तो पशुओं से हमें कौन कौन से कच्चे माल मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वूल मिलता है, ठीक है, ऊन जो है पशुओं से मिलता है, आइवरी, ठीक है, और आइवरी मिलता है। और इसके साथ साथ में मिल्क, यदि हम बात करें तो मिल्क भी हमें क्या है इससे मिलता है। इसके ऊपर इंडस्ट्री हो सकती है, लेदर इंडस्ट्री इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो एनिमल बेस्ड रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसके आधार पर। उसके बाद में बात करें तो हमारे इसमें और भी बहुत सारे मिनरल बेस्ड है और उसमें फॉरेस्ट बेस्ड है। एक फॉरेस्ट की बात करें तो केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट की हम बात करें तो उसके अंदर क्या है, जैसे कि हमारा जो ये कागज जो उद्योग है, पेपर जो इंडस्ट्रीज है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फॉरेस्ट बेस्ड। क्योंकि फॉरेस्ट के जो लीव्स या जो भी चीजें हैं उनको पहले उसकी लुगदी यानी कि पल्प तैयार किया जाता है और पल्प से फिर जो है पेपर तैयार किया जाता है, यानी कि जो पेपर इंडस्ट्री है वो फॉरेस्ट बेस्ड इसमें मानी जाती है। इसके बाद में मिनरल बेस्ड, मिनरल्स यानी कि खनिज आधारित उद्योग। तो मिनरल जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, लोहा इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री है, वो हमारी सारी की सारी मिनरल बेस्ड है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री की बात करें तो दे आल्सो बेस्ड ऑन द मिनरल सॉइल। तो इस प्रकार ये आप एग्रो बेस्ड, एनिमल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मिनरल बेस्ड, ये हमारी जो इंडस्ट्रीज आती है वो सारी की सारी किसके ऊपर आधारित होती है, हमारी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय द इंडस्ट्रीज। और भी इसमें हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे पास हम यदि इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करें तो इसमें ये आधार हो सकते हैं स्वामित्व के आधार पर, स्केल के आधार पर और प्रोडक्ट के आधार पर और रॉ मटेरियल यूज के ऊपर बेस की हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री,
क्योंकि इसके साथ का ये चीजें जो है आपको बार बार जो याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर भी इंडस्ट्रीज का एग्जांपल आता है, इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करते हैं, आगे भी आप अगले सेमेस्टर में भी जो है थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर भी आप इसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, आप मान लीजिए कहीं पर इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, इफ यू आर गोइंग टू सेट अप एन इंडस्ट्रीज एनीवेयर इन इंडिया और योर लोकेलिटी, तो आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ जो बेसिक चीज़ है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत जरूरी है। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक में यदि हम बात करें इसके अंदर हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, तो अभी जो हमने डिस्कस करें, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा माल, यानी कि आप कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस प्रकार की इंडस्ट्रीज के लिए आपको कच्चा माल यानी कि जो रॉ मटेरियल है कहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, यदि वो लोकली अवेलेबल हो रहा है तो वहां पर उसको सेटअप करना इजी रहता है, आसान रहता है। ठीक है, ज्यादा उसके ऊपर कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती है। तो इसलिए रॉ मटेरियल जो है आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जितनी भी जो इंडस्ट्रीज लगी है, हैवी इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल में भी अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल होते हैं। एक तो होते हैं हमारे इसके अंदर जो है वेट लूज। ठीक है, वेट लूज। ठीक है, वेट लूज जो रॉ मटेरियल होते हैं वो ज्यादातर यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती है वो हमेशा ही वेट लूज जो रॉ मटेरियल होते हैं उनके पास में लगाई जाती है। ठीक है, मोस्टली द हैवी इंडस्ट्रीज और द वेट लूज द इंडस्ट्री विच इज यूज द रॉ मटेरियल्स। ठीक है, दे आर मोस्टली सेटअप और लोकेटेड नियर द रॉ मटेरियल्स। तो ज्यादातर जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है और ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें उस कच्चे माल को प्रोसेस करने के बाद में उसका जो वजन यानी कि भार कम हो जाता है, इस प्रकार की इंडस्ट्री ज्यादातर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास में ही सेटअप होती है। इसके लिए अल्फ्रेड वेबर का एक जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरीज है, उसमें उसने आइसोडापेन एक वर्ड है यूज किया है, आइसोडापेन। एक्चुअली में एक जो आइसोडापेन क्या है, जिस प्रकार से आइसोहाइड है, आइसोथर्म्स है, आइसोबार्स है, इसी प्रकार से आइसोडापेन है। ये उन स्थानों को मिलाती है जहां पर इक्वल कॉस्ट पड़ती है ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो एरिया है उनको मिलाने वाली एक लाइन है आइसोडापेन। ये कई बार आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद रख लीजिए। आइसोडापेन क्या है? एक ऐसी लाइन है जो इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के एरिया को ज्वाइन करती है। तो वेट यूज और दूसरे होते हैं हमारे जो फिक्स रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कॉटन से कपड़ा बनाना है, तो कॉटन की प्रोसेस में और जब कपड़ा तैयार होता है तो उसमें उसका जो वजन कम नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं जिसमें प्योर रॉ मटेरियल लगता है, उसको हम कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से कॉटन ले जाकर इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रीज उन्होंने सेटअप की हुई है। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे कि गन्ने में आप चीनी बनाओगे, 1 क्विंटल चीनी बनाते हैं तो उसमें लगभग 2 या 2.5 क्विंटल जो गन्ना लगता है। तो इस प्रकार के उद्योग ज्यादातर जो है रॉ मटेरियल के सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास में सेटअप होते हैं, जहां पर आपको कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था रॉ मटेरियल, भी हमें कहाँ से कच्चा माल मिलेगा, क्या वो प्योर है या वेट लूज है। कुछ रॉ मटेरियल होते हैं यूबिक्विटाइज, यानी कि वो कहीं भी सर्वत्र सुलभ जिसको बोलते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, ये हमें कहीं भी मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। इसके लिए हमें कुछ पेमेंट भी करनी नहीं पड़ती है। दूसरा हमारा इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। बगैर ट्रांसपोर्ट के कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को लेके आना है, फिनिश्ड मटेरियल को लेके जाना है मार्केट में। ठीक है, तो इन सब बातों के लिए या इन सब चीजों के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ज्यादातर जो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जो सेटअप है वो किसी न किसी मेजर नेशनल हाईवे के पास में या जो रेलवे लाइंस है उनके पास में या कोस्टल एरिया के अंदर इसीलिए लगाई जाती है ताकि वहां पर जो है आसानी से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा इसमें आता है लेबर श्रम की यदि बात करें तो बगैर लेबर इंडस्ट्रीज के अंदर कोई काम नहीं होता है। तो लेबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्किल्ड लेबर और दूसरे अनस्किल्ड। स्किल्ड और अनस्किल्ड यानी कि कुशल और अकुशल श्रमिक। कुशल कौन से होते हैं? जो मशीनरी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर काम लेना है तो उसमें भी हाई टेक्नोलॉजी का यूज होता है। उसमें स्किल्ड लेबर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। चाहे कॉटन की बात करें कि किस डिजाइन का कपड़ा तैयार करना है, कितने क्वांटिटीज के अंदर करना है, ठीक है, कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन उसमें यूज होंगे। और जो अनस्किल्ड होते हैं वो क्या करेंगे, कॉटन की जो गांठें आती है उनको लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड द फिजिकली वर्क। और जो स्किल्ड लेबर होते हैं दे प्रोवाइड मेंटली वर्क। ठीक है, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें इंडस्ट्रीज के अंदर दोनों प्रकार के लेबर की आवश्यकता पड़ती है और अलग अलग प्रकार के जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें अलग अलग प्रकार के लेबर की जरूरत पड़ती है। देन हमारे पास में इसमें फैक्टर आता है एक मार्केट बाजार। रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास, फिनिश मटेरियल रेडी है। अब हमें क्या करना है, उसको मार्केट में सेल करना है। यदि अच्छी मार्केट लोकली या नेशनली इंटरनेशनली अवेलेबल नहीं है तो हमारा उस मटेरियल को बनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो सबसे जरूरी है कि उस मटेरियल को परचेज करने के लिए हमारे पास में मार्केट भी होनी चाहिए जहां पर उस मटेरियल का जो भी प्रोडक्ट है उसका हमें अच्छा एक प्राइस मिल सके। उसके बाद में बात करें वाटर, पानी। वाटर इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्रीज, क्योंकि बगैर पानी कोई काम नहीं होगा। चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री है, चाहे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, चाहे शुगर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, तो पानी मोटर को चलाने के लिए, वर्करों के लिए, ठीक है, या इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करने के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती है दे आर सेटअप नियर द सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर, या कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कैनाल हो सकती है, पोर्ट हो सकती है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है इसमें कैपिटल्स की, पूंजी। सब चीजें हमारे पास में है लेकिन पैसा नहीं है तो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। पैसे की डिमांड हर जगह होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल को परचेज करना है, चाहे लेबर को वेजेस के रूप में उनको देना है, ठीक है, मशीनरी को परचेज करना है। तो इन सब चीजों के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। उसके बाद में ये कुछ बेसिक जो फैक्टर है जो हर एक इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है, जिसमें रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मार्केट, वाटर, कैपिटल। इसके अलावा जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ठीक है, उनको पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कई बार गवर्नमेंट जो ऐसी जगह पर भी इंडस्ट्री सेटअप करवा सकती है जहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसके लिए उनको जो है जो कुछ जो है गवर्नमेंट उनको क्या करते हैं, उसको कुछ इंसेंटिव दे सकती है या उसमें कुछ जो है उनको लिए कुछ छूट दे सकती है ताकि उस एरिया के लिए भी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से वहां पर आसपास का जो एरिया है वहां पर लोगों का डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये कुछ फैक्टर थे जिसमें हमने डिस्कस किया। लेबर का हिस्टोरिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में कुछ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये भी जरूरी है क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज यदि हम सेटअप करें तो उनका जो पैसा का लेन देन करना है तो वो बैंकों के द्वारा होगा। और इंश्योरेंस आज के टाइम में जरूरी है क्योंकि कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है तो उससे बचने के लिए इंश्योरेंस जरूरी होता है। तो आज हमने ये तो डिस्कस किया है मीनिंग क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का और इसके टाइप्स क्या है और फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री।